वेलकम बैक टू द मॉक टेस्ट 2। जी हाँ, आज की इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, जहाँ पे 25 क्वेश्चंस को इन डिटेल हमने समझा कि क्या उनके राइट आंसर है और किस तरह हम उस आंसर तक पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में भी सेम अप्रोच रहेगा। हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका राइट आंसर देखेंगे और वो आंसर क्यों आया उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज के मॉक टेस्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे 25 क्वेश्चन को इन डिटेल कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आज, एंड इन द मनी ऑप्शन इज डैश। ये चारों में से क्या आंसर हो सकता है? तो एन ऑप्शन विद अ पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू, एन ऑप्शन विच कैनॉट बी प्रॉफिटेबली एक्सरसाइज बाय द होल्डर इमीडिएटली, एन ऑप्शन विद जीरो टाइम वैल्यू, एन ऑप्शन विद अ नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एन ऑप्शन विद अ पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन की रियल वैल्यू। और जितने भी इन द मनी ऑप्शन होते ना, ये पॉइंट को याद रखो, आप लिख लेना कि जितने भी इन द मनी ऑप्शन है, यानी कि जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके नीचे जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस है ना, वो सारे इन द मनी ऑप्शंस रहते हैं। और इन द मनी ऑप्शंस में हमेशा पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी उसमें रियल वैल्यू, जो ऑप्शन की रियल वैल्यू है उसका जो कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा है। और ऐसे जितने भी इन द मनी ऑप्शंस रहते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो एन ऑप्शन विद अ पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल फॉर क्लियरिंग ट्रेड्स इन इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कौन ट्रेड को क्लियर कर सकता है? ऑल इंडियन सिटीजंस, ऑल नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स, only members who are registered with the derivative segment as clearing member, या all members of the stock exchange. So the right answer is option C, only members who are registered with the derivative segment as a clearing member. यानी क्लियरिंग मेंबर का काम क्या होता है? टू क्लियर एंड सेटल ऑल द ट्रांजेक्शंस इनटू द मार्केट। तो मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपको क्लियर करके देता है। तो मार्केट में उनको ही अथॉरिटी है ना टू क्लियर। कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल सेलर थोड़ी जाके अपना खुद का ट्रेड सेटल कर सकता है, उसको तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो हु इज एलिजिबल फॉर क्लियरिंग ट्रेड्स इन इंडेक्स ऑप्शन? द राइट आंसर इज ओनली मेंबर्स हु आर रजिस्टर्ड विद द डेरिवेटिव सेगमेंट एज क्लियरिंग मेंबर्स। तीसरा क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स परचेजेस 100 पुट ऑप्शन ऑन स्टॉक एस एट ₹30, यानी कि 100 पुट ऑप्शन इस बंदे ने खरीदे और जो कितने में खरीदा? ₹30 पर पुट ऑप्शन के उसमें, और स्ट्राइक प्राइस क्या है? 280। If on exercise date the stock price is 350, ignoring the transaction cost, Mr. X will choose। ये चारों में से क्या ऑप्शन वो चूज करेगा? यानी कि बोला क्या गया है, एक बंदा है मिस्टर एस, उसने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे ₹30 के पुट ऑप्शन के, यानी ₹30 के भाव में 100 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, और जब उसने खरीदा तब स्ट्राइक प्राइस था 280। अब जब उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की डेट आई तो उस डेट पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 280 से बढ़ के हो गई 350। तो पुट के केस में क्या होगा? आप अब यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि जो ऑप्शन उसने खरीदा था, यानी कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है ₹30 पे खरीदा ऑप्शन प्रीमियम, 100 क्वांटिटी खरीदा, 30 इंटू 100 3000 का इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर 280 पे उसने खरीदा तो पुट खरीदा, इसका मतलब क्या है कि 280 से अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उसको बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक्सपायरी यानी कि जो एक्सरसाइज डेट है वहाँ पे 280 की जगह 350 पहुंच गया मार्केट, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन वेदर ही इज इन होम टाउन और नॉट। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसको तो देखते ही काटा मार दो कि वो होम टाउन में या फिर कहाँ पे भी रहने दो। अगर एक्सपायरी है तो उसको तो वो जो ट्रांजेक्शन है उसको सेटल करना ही पड़ेगा। और चौथा है, मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन वेदर ही लाइक द कंपनी। इसके लाइक डिसलाइक से क्या होता है? अगर उसने वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो आया है तो उसको सेटल तो करना ही है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं, तो आंसर हो सकता है या तो फर्स्ट ऑप्शन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, या तो सेकंड ऑप्शन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो लॉजिकली सोचो ना, अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो आप इस लॉस को बुक करोगे क्या? यानी कि आपने कोई चीज ले ली 280 पे और वहां से मार्केट अगर 280 से नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, और ऐसे केस में मार्केट 350 पहुंच जाती है तो आपको तो लॉस हो गया। तो ऐसे केस में आप उसको एग्जीक्यूट करोगे क्या? तो सिंपल आंसर इज नो। आप एग्जीक्यूट थोड़ी लॉस को थोड़ी बुक करोगे। तो ऐसे केस में नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, असल में कैसा है, एक्सपायरी तक अगर आप रुकोगे और आपने उस ट्रांजेक्शन को सेटल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली तो एक्सचेंज आपका सौदा काट ही देता है। फिर आपको या तो मार्जिन ऐड करने बोलेगा, या फिर आपने अगर ऑलरेडी मार्जिन अवेलेबल रखी है आपके अकाउंट में तो उसमें से वो कट ऑफ हो जाता है और सेट ऑफ हो जाएगा बाद में। सो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि अगर एक्सपायरी तक आपने इसको एक्सरसाइज नहीं किया तो ये तो वैसे भी वही होने वाला है, एक्सपायरी होने वाला है। एट द एंड आपको लॉस, वो आप बुक करो या फिर ना करो, वो ऑटोमेटिकली लॉस हो ही जाएगा। तो जस्ट इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, ट्रेडर ए वांट्स टू सेल 20 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ऑगस्ट सीरीज एट ₹4,500 and trader B wants to sell 17 contracts of September series at 4,550. Lot size is 50. तो यहाँ पे दो ट्रेडर है, ट्रेडर ए, ट्रेडर बी। ट्रेडर ए ने क्या किया, 20 कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के फ्यूचर सीरीज के बेच दिए, 4,500 एक का भाव है और एक का लॉट साइज है 50। तो इसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? यहाँ पे टोटल ट्रेड के लिए उसको कितने पैसे लगे? इसने 20 कॉन्ट्रैक्ट बेचा, एक लॉट साइज है 50 का,
और इसके 4,500 के भाव में इसने बेचा। तो टोटल इसने 45 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो इसको सेव कर देंगे। अब ट्रेडर बी ने क्या किया, उसी XYZ फ्यूचर सीरीज के 17 कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया। इसने क्या भाव में सेल किया, 4,550, और यहाँ पे भी लॉट साइज 50 का है। तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 17 इंटू 4,550, एक का भाव, लॉट साइज है 50 का, तो इसका इन्वेस्टमेंट हुआ 38,67,500। इसको भी प्लस करेंगे, सेव कर देंगे। अब दोनों मिलके टोटल कितने का ट्रेड हुआ है, यानी पहले बंदे का 45 लाख और अभी वाले का 38 लाख के आसपास, तो टोटल वैल्यू आती है 83,67,500। ये टोटल ट्रेड हुआ है। अब यहाँ पे आगे पूछा क्या है, इनिशियल मार्जिन कितना है, 6%। नाउ हाउ मच इनिशियल मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम बोथ दिस इन्वेस्टर्स, यानी दोनों को मिलाकर टोटल जो एक्सचेंज है वो कितना मार्जिन कलेक्ट करेगा, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो टोटल कितना मार्जिन कलेक्ट करेगा, जबकि मार्जिन 6% दिया हुआ है। तो इस वैल्यू का 6% हम निकालेंगे इंटू 6%, तो आंसर आता है 5,02,050 रुपीज। सो हमारे ऑप्शंस में जो ऑप्शन ए है यानी कि 5,02,050, ये हमारा राइट ऑप्शन है, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। समझा मैंने कैसे किया कि टोटल जो सम कलेक्ट होगा ना उस पर आपको मार्जिन कैलकुलेट करना है। अब बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ले लेते और 6% अलग और 6% अलग, ये सोच के कि 6% तो इनिशियल मार्जिन और दोनों का अलग अलग चार्ज होगी ना। तो जब अलग अलग चार्ज होगी तो ये कैलकुलेशन भी साथ में मत करो, फिर ट्रेडर ए का अलग करो, ट्रेडर बी का अलग करो, फिर दोनों का ऐड करो। तो इतना सब करने से अच्छा है जो ट्रेडर ए का ट्रेडिंग वैल्यू है टोटल 45 लाख और ट्रेडर बी का है उसको ज्वाइंट करो और उस पर एक ही साथ करके 6% मार्जिन निकालो। बात तो एक ही हो गई ना, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, बात एक ही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5,02,050। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल स्टेट्स दैट, ये कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या स्टेट करता है, तो प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, प्राइस ऑफ फ्यूचर्स स्पॉट प्राइस, प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैरी, या फिर प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इक्वल टू स्पॉट माइनस कॉस्ट ऑफ कैरी। तो प्राइस ऑफ फ्यूचर्स क्या होता है, उसमें मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैरी जो मॉडल था वो पढ़ाने के टाइम बताया था कि आप जो भी फ्यूचर्स प्राइस रहती है वो कैसे बनती है, स्पॉट प्राइस और उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी ऐड किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इक्वल्स टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू स्पेक्युलेटर्स प्ले इन द फ्यूचर्स मार्केट। स्पेक्युलेटर्स का फ्यूचर्स मार्केट में क्या काम होता है, सो दे ट्रांसफर देयर रिस्क टू द हेजर्स, they produce the commodities traded at future exchanges, they add to the liquidity in futures market or they take delivery of the commodities expiration। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, they add to the liquidity in the futures market। तो स्पेक्युलेटर क्या करता है, मार्केट में उतर के लाइव मार्केट में एक्टिव ट्रेड करता है, बाय करता है, सेल करता है। तो इसकी बाइंग सेलिंग की वजह से जो मार्केट में लिक्विडिटी वो बनी रहती है और कई बार लिक्विडिटी ऐड भी होती है ड्यू टू द एडिशनल फंड्स एंड इंडिविजुअल स्पेक्युलेटर ब्रिंग्स विथ हिम। तो जो भी एडिशनल फंड वो लाएगा, जैसे कि मैं स्पेक्युलेटर हूँ, मैं हेजर नहीं हूँ, मैं हेजर का काम क्या होता है ये सब हमने सीखा हुआ है, हेजर, स्पेक्युलेटर, आर्बिट्रेजर, ये तीनों अलग अलग वे में काम करते हैं। आर्बिट्रेजर क्या करता है, एक मार्केट में लिया दूसरे मार्केट में बेच दिया, ये शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होता है। हेजर क्या करता है, अपने जो पोजीशन है उसको हेज करके चलता है, नेकेड कॉल ऑप्शन, नेकेड पुट ऑप्शन, ऐसा नेकेड बाइंग नहीं करेगा वो। कभी भी अगर पोजीशन को बनाएगा ना तो हेज करके बनाएगा ताकि एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट के रेंज में चलते रहे। लेकिन स्पेक्युलेटर क्या करता है, ये बेटिंग करता है, यानी कि मार्केट में आता है, आज इसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ये कॉल ले लेगा, आज इसको लगता है मार्केट नीचे चली जाएगी तो ये पुट ले लेगा। तो ऐसे लोगों को स्पेक्युलेटर बोलते हैं। और ये सब बाइंग सेलिंग करने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, यानी मार्केट में पैसा बना हुआ है। सो स्पेक्युलेटर्स का रोल क्या है, दे ऐड टू द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर्स मार्केट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्टिंग मेंबर्स क्लाइंट पोजीशन कुड बी ट्रांसफर्ड टू डैश बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो इसका राइट आंसर है अनदर सॉल्वेंट मेंबर। ये कंसेप्ट मैंने कवर नहीं किया था इसलिए मैंने इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दिया कि अगर कोई भी डिफॉल्टिंग मेंबर है, जैसे कि कोई ट्रेडिंग मेंबर है, अब क्या होता है हर एक ट्रेडिंग मेंबर के पास एक क्लाइंट होते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। सो अगर ट्रेडिंग मेंबर डिफॉल्ट हो गया तो वो क्लाइंट की पोजीशन कौन सेटल करके देगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो सेटल कौन करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो हेड है। लेकिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये एक प्रोसेस, एक हायरार्की के थ्रू जाते हैं, यानी क्लाइंट की पोजीशन ट्रेडिंग मेंबर के पास आएगी और ट्रेडिंग मेंबर फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ वो पोजीशन को सेट ऑफ करेगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग मेंबर कभी डिफॉल्ट हो गया तो ऐसे केस में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास ये अथॉरिटी है कि उसके जो भी क्लाइंट्स है उनकी क्या गलती ना, अगर ट्रेडिंग मेंबर डिफॉल्ट हो गया तो वो क्लाइंट्स की पोजीशंस को कौन सेटल करके देगा। तो ऐसे केस में जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसको अथॉरिटी है कि वो सारे क्लाइंट्स को ये ट्रांसफर कर सकता है एक ऐसे ट्रेडिंग मेंबर के पास जो अभी इंसॉल्वेंट नहीं है, यानी कि विच इज अ सॉल्वेंट मेंबर। सो द राइट आंसर इज अ डिफॉल्टिंग मेंबर्स क्लाइंट पोजीशन कुड बी ट्रांसफर्ड टू अनदर सॉल्वेंट मेंबर बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। समझा आपको ये कंसेप्ट। क्वेश्चन 8 है, इफ प्राइस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीजेस
द मार्जिन अकाउंट ऑफ द बायर ऑफ दिस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड फॉर द लॉस। यस ट्रू, इसका आंसर ट्रू है। यानी कि आपने फ्यूचर्स मार्केट में जाके कोई पोजीशन ली, अब उसमें आपने इनिशियल मार्जिन देके वो पोजीशन को एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि आपको एक साथ पूरे पैसे नहीं देने होते, एक इनिशियल मार्जिन देके आप वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब उसके बाद अगर वो जो ट्रेड है, समझो आपने फ्यूचर्स को बाय किया है, तो फ्यूचर्स को बाय करने के बाद अगर फ्यूचर्स का मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको लॉस होने लगेगा। ऐसे केस में ऑटोमेटिकली आपका जो मार्जिन अकाउंट है ना, वो उस लॉस के लिए डेबिट हो जाएगा, ताकि वो जो लॉस है उसको जो एक्सचेंज हो कवर कर सके, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपोजर दिया जाता है। तो वो एक्सपोजर जब आपके अगेंस्ट जाएगा ना, तो ऐसे केस में उस लॉस को कवर करने के लिए ऑटोमेटिकली आपका जो मार्जिन अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको डेबिट किया जाएगा, यानी वहां से पैसे उठाकर इस वाले ट्रेड में डाले जाएंगे। तो यही बोला है कि फ्यूचर्स का प्राइस जब डिक्रीज होगा तो मार्जिन अकाउंट जो बायर का है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा फॉर द लॉस। सो द आंसर इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? स्कोर्स। स्कोर्स इज क्या? स्कोर्स क्या है? जो सेबी की एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन साइट है, यानी आपको कोई भी अगर कंप्लेंट करना है सेबी को, तो वो कैसे करोगे? स्कोर्स की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेबीज वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। यानी कि कंप्लेंट रिड्रेस होती है ना, कंप्लेंट को सॉल्व किया जाता है, और ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, इसलिए वहाँ पे वेब बेस्ड लिखा है। सो स्कोर्स इज सेबीज वेब बेस्ड कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन है, यू सोल्ड वन XYZ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। आपने एक XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया, उसका प्राइस था जब 278 के भाव में आपने सेल किया, और लॉट साइज है 1200 का। व्हाट इज योर प्रॉफिट और लॉस इफ यू परचेज द कॉन्ट्रैक्ट बैक एट 265? जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हो तो ज्यादा में सेल करते हो और फिर लेटर डेट पे कम में खरीदते हो, तो इनडायरेक्टली सेलिंग में इसको ही प्रॉफिट बनाना बोलते हैं। बाइंग में क्या करते हो? 100 रुपए पे खरीदा, 200 पे बेचा, तो 100 रुपए प्रॉफिट हो गया। सेलिंग में क्या करोगे? 200 पे बेचा और फ्यूचर में 100 में खरीदा, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझे? यानी वही बोला है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को 278 के भाव में सेल किया और फिर आगे जाके 265 के भाव में खरीदा, यानी कि 278 माइनस 265, 13 रुपए अपने प्रॉफिट कमाया। 1200 का लॉट है, 13 इंटू 1200, आंसर आता है 15,600। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है, ऑन द डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑल द ऑर्डर्स एंटर्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम आर एट प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज। ट्रू और फॉल्स? आप बताओ क्या होगा? ये ट्रू है ना, कि आप जब भी ट्रेडिंग करने जाते हो और कोई ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस देखते हो, तो वो प्राइस में थोड़ी ब्रोकरेज ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो इसलिए जो प्राइस है, जब आप कोटिंग प्राइस देखते हो, सो दैट प्राइस इज एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज। एक्सक्लूसिव यानी उसमें ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं होता। ब्रोकरेज आपको ट्रेड जब एग्जीक्यूट होता है वो टाइम पे अलग से चार्ज किया जाता है। सो दैट प्राइस इज नॉट इंक्लूडेड। तो वही बोला है कि ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंजेस ऑल द ऑर्डर्स एंटर्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम आर एट प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज। द आंसर इज ट्रू। 12th क्वेश्चन है, पुट ऑप्शन गिव्स द बायर अ राइट टू सेल हाउ मच ऑफ द अंडरलाइंग टू द राइटर ऑफ द ऑप्शन। यानी कि पुट ऑप्शन बाइंग में ये जो बायर है उसको राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं। यानी कि वो ऑब्लिक नहीं है ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उसको बस एक अधिकार दिया है कि तू ये कर सकता है। यहाँ पे वही बोला है कि पुट ऑप्शन गिव्स द बायर अ राइट टू सेल हाउ मच ऑफ द अंडरलाइंग टू द राइटर ऑफ द ऑप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली द स्पेसिफाइड क्वांटिटी, दैट इज जितना उसका लॉट है। ऑप्शन बायर जो भी प्रीमियम पे करेगा वो अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर की जेब में जाएगा। तो कितनी क्वांटिटी में जाएगा? जितनी क्वांटिटी में मैं खरीदूंगा, और मैं कितनी क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ? जो उसका लॉट साइज है। समझो मैं बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन को बाय करता हूँ, तो मैं 25, समझो 100 रुपए का उसका पुट ऑप्शन का प्राइस है और मुझे एक लॉट खरीदना है, तो बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का है, तो 25 इंटू 100, 2500 का मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और मैंने जो प्रीमियम भी पे किया है वो प्रीमियम जाएगा सेलर की जेब में। So this is how it works. तो इसका राइट आंसर है ये क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओनली द स्पेसिफाइड क्वांटिटी दैट इज लॉट साइज ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 13 क्या है? लिक्विड एसेट्स मेंटेन्ड बाय मिस्टर ए दैट इज क्लियरिंग मेंबर आर हायर देन दैट मेंटेन्ड बाय मिस्टर बी क्लियरिंग मेंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यानी जो लिक्विड एसेट्स, जैसे कि मैं आपको बोला था कि क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिक्विड एसेट्स आपको एक्सचेंज के साथ रखने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग या फिर क्लियरिंग मेंबर बन सकते हो। तो अगर समझो मिस्टर ए है, उसने ज्यादा एसेट्स मेंटेन किए और मिस्टर बी ने कम एसेट्स मेंटेन किए, तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? मिस्टर बी कैन एंजॉय हायर एक्सपोजर लेवल्स देन मिस्टर ए, मिस्टर ए कैन एंजॉय हायर एक्सपोजर लेवल्स इन फ्यूचर्स देन मिस्टर बी, बोथ मिस्टर ए एंड बी कैन एंजॉय द सेम लेवल, नो नीड टू मेंटेन लिक्विड एसेट्स फॉर एक्सपोजर इन डेरिवेटिव्स मार्केट। तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विदाउट लिक्विड एसेट्स को मेंटेन किए आप ट्रेडिंग या क्लियरिंग मेंबर बन ही नहीं सकते। बोथ मिस्टर ए एंड बी कैन एंजॉय द सेम लेवल, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ने ज्यादा दिया है एक ने कम दिया है, तो वो दोनों सेम फैसिलिटी क्यों ले? जिसने ज्यादा दिया वो ज्यादा फैसिलिटी लेगा ना। और इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिस्टर ए कैन एंजॉय हायर एक्सपोजर लेवल्स
इन द फ्यूचर्स देन मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर ए ने ज्यादा लिक्विड एसेट्स मेंटेन किया है ना एक्सचेंज के साथ, मिस्टर बी ने कम किया है, तो जितने ज्यादा लिक्विड एसेट्स उतना ज्यादा एक्सपोजर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 14th क्वेश्चन है द टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्राइस एंड इंडिकेट्स द वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन इज टर्म्ड एज, यानी कि इस ऐसी वॉलेटिलिटी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन प्राइस से डिराइव होती है और ऑप्शन की जो भी लाइफ है ना, जितने टाइम तक वो एक्सपायर नहीं हुआ है, जितने टाइम तक वो अलाइव है मार्केट में, इस पूरे ड्यूरेशन में जो वो वॉलेटिलिटी है वो ऑप्शन प्राइस के अंदर होगी, तो ऐसी वॉलेटिलिटी को बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी आईवी का कंसेप्ट होता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, इसको कभी इन डिटेल हम जानेंगे। सो द टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन प्राइस एंड इंडिकेट्स द वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन इज टर्म्ड एज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हेजिंग की, आर्बिट्रेजिंग की, ट्रेडिंग की, ऑल ऑफ दिस, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 16th क्वेश्चन है मार्क टू मार्केट मार्जिन यानी M2M मार्जिन आर कलेक्टेड ऑन डैश, सो ऑन अ वीकली बेसिस, एवरी डे, ऑन अ डेली बेसिस या एवरी 2 डे, तो हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है कि M2M मार्जिन डेली बेसिस पे कलेक्ट की जाती है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑन अ डेली बेसिस। 17th क्वेश्चन क्या है, यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट इन जून XYZ फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 50 एट अ प्राइस ऑफ 3400, यानी 3400 के भाव में XYZ फ्यूचर्स को आपने सेल किया और एक ही कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, और कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना है 50 का, तो टोटल आपने कितने का सेलिंग किया, 50 इंटू 3400। वेन यू क्लोज दिस पोजीशन आफ्टर अ फ्यू डेज, सेल को आप कब क्लोज करोगे, जब आप उस ट्रांजेक्शन में बाइंग करोगे, तो यानी बाय करके आपने उसको क्लोज किया, वहां पे जब आपने क्लोज किया पोजीशन तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, वही लिखा है व्हेन यू क्लोज दिस पोजीशन आफ्टर फ्यू डेज you realize that you made a profit of 10,000. So which of the following closing actions would have enabled you to generate this profit? You may ignore the brokerage cost. ये ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी आपने 3400 के भाव में एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, अब जब इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया ना फ्यूचर में जाके, जब इसका ऑफसेटिंग ट्रांजेक्शन किया, इसको क्लोज किया, तो आपने देखा कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग में आपको 10,000 का प्रॉफिट कब होगा, तो सबसे पहले 10,000 का प्रॉफिट और अगर 50 का मल्टीप्लायर है तो कितना आपने एक शेयर के पीछे कमाया रहेगा, तो 10,000 डिवाइड बाय 50 यानी 200 आपने कमाया है, तो 3400 में आपने बेचा और 200 आपने कमाया, यानी कि आपने नीचे 3200 में खरीदा ना, तो द राइट आंसर इज बाइंग 1 जून XYZ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट 3200। यहाँ पे वर्डिंग्स को समझो, आपने सेल किया है कॉन्ट्रैक्ट को, 3400 में सेल किया और आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइज है 50 का, यानी लॉट है 50 का, तो 3400 पे आपने बेचा और 3200 पे आपने खरीदा, तो ये 200 का आपको फायदा हुआ एक के पीछे, 50 के पीछे कितना होगा, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 50 है, 200 इंटू 50 10,000 का प्रॉफिट हो गया ना, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बाइंग 1 जून XYZ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट 3200। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इंडिकेट्स अ बुलिश ट्रेंड इन द अंडरलाइंग, यानी बुलिश ट्रेंड कब होगा अंडरलाइंग एसेट में, अ राइजिंग फ्यूचर्स प्राइस अलोंग विद राइजिंग ओपन इंटरेस्ट, a falling futures price along with rising open interest, a rising futures price along with falling open interest, या फिर a falling futures price along with falling open interest। मार्केट में बुलिश ट्रेंड कब होगा, जब बाइंग भी बहुत ज्यादा हो रही है और नवे लोग भी उस बाइंग का हिस्सेदार बनते जा रहे हैं, तो राइजिंग फ्यूचर्स प्राइस एंड राइजिंग ओपन इंटरेस्ट जब ये मार्केट में होगा दोनों, तो बुलिश ट्रेंड होता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि राइजिंग फ्यूचर्स प्राइस along with rising open interest indicates that a bullish trend is going on in the underlying asset, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 है, करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक इज 286 और ₹260 इसका स्ट्राइक कॉल है, यानी स्ट्राइक प्राइस 260 है और करंट प्राइस चल रहा है 286 और इसकी जो कोटेड प्राइस है ना वो 45 पे चल रही है। सो व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, सो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड करंट मार्केट प्राइस, तो करंट मार्केट प्राइस 286 की है और करंट स्ट्राइक प्राइस क्या है 260, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 26, तो 45 में से ये 45 जो इसकी ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस है ना, इसमें 26 रुपए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और बचा हुआ 19 रुपए जो है वो है उसकी टाइम वैल्यू। जो टाइम वैल्यू होती है वो जैसे ही ऑप्शन एक्सपायरी की तरफ बढ़ेगा वो डीके होते जाती है, सो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 26, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 26। अगला 20वां क्वेश्चन क्या है, एन ऑप्शन विद अ डेल्टा ऑफ 0.5 विल इंक्रीज इन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच इफ द अंडरलाइंग शेयर प्राइस इंक्रीजेस बाय 2। डेल्टा हमें क्या बताता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट 1 रुपए बढ़ेगा तो जो डेल्टा है वो कितने % बढ़ सकता है, समझो इसका डेल्टा कितना है 0.5, यानी कि अगर अंडरलाइंग एसेट 1 रुपया बढ़ेगा तो ये 50 पैसे बढ़ेगा क्योंकि 0.5 का डेल्टा है ना, तो वैसे ही अगर अंडरलाइंग एसेट 2 रुपए बढ़ा तो इसका डेल्टा 0.5 का है, तो ये कितना बढ़ेगा 1 रुपया बढ़ेगा क्योंकि 2 इंटू 0.5 इक्वल्स टू ₹1। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज ₹1।
आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। और अगर कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका राइट आंसर दे दूंगा। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम फॉर द यूनिट चेंज इन इंटरेस्ट रेट। यानी कि ऑप्शन प्रीमियम अगर चेंज होता है और वो इंटरेस्ट रेट की वजह से हो रहा है तो हम कौन सा ऑप्शन ग्रिक को देखते हैं, हम रो को देखते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रो। क्वेश्चन नंबर 22 है, यू सोल्ड अ पुट ऑप्शन ऑन अ शेयर। शेयर पे आपने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। द स्ट्राइक प्राइस ऑफ दैट पुट वाज 245 एंड यू रिसीव्ड अ प्रीमियम ऑफ 49 फ्रॉम द ऑप्शन बायर। और 49 का प्रीमियम आपको मिल गया क्योंकि आपने सेल किया तो आपको पहले प्रीमियम मिल जाएगा। थियोरेटिकली व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस ऑन दिस पोजीशन। अब यहाँ पे थियोरेटिकली क्यों बोला है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में वैसे तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन अगर हम खाली बुकिश नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे ना, थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो इसमें मैक्सिमम लॉस कितना है, तो 49 मिला, 245 का स्ट्राइक प्राइस है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, ये जो 245 है इसका भाव 0 हो जाएगा ना, जो 0 के नीचे जा नहीं सकता, 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में 245 अगर 0 हो गया और 49 आपको मिला हुआ है तो नेट आपको कितने का लॉस हुआ, 245 माइनस 49। तो 245 में आपने बेचा, 49 आपको मिला, तो जो डिफरेंस है यानी कि 196 रुपीज, 245 माइनस 49, 196 रुपीज, ये आपका मैक्सिमम लॉस है। अब ये थ्योरेटिकली है, ऑप्शन सेलिंग में वैसे अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से मैक्सिमम लॉस आपको ये ट्रांजेक्शन में 196 रुपीज का हो सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 196। यानी 245 में बेचा, 49 आपको मिल गया, तो बचा कितना, 196। अब अगर ये मैक्सिमम लॉस क्या होगा, यानी कि ये चीज 0 हो गई, तो 196 आपके जा सकते हैं ना, सो 196 इज द मैक्सिमम लॉस। क्वेश्चन 23 क्या पूछा है, इन विच ऑप्शन इज द स्ट्राइक प्राइस बेटर देन द मार्केट प्राइस, दैट इज प्राइस डिफरेंस इज एडवांटेजेस टू द ऑप्शन होल्डर एंड देयरफॉर इट इज प्रॉफिटेबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन प्रॉफिटेबल होता है, इन द मनी। ये मैं आपको बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ, इन द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो आपको बड़ा प्रॉफिट देने की क्षमता रखते हैं और लॉस कम देने की क्षमता रखते हैं। सो यहाँ पे वही पूछा है कि स्ट्राइक प्राइस बेटर देन मार्केट प्राइस, और सबसे ज्यादा एडवांटेज प्रॉफिट का किस में होगा, तो वो होगा इन द मनी ऑप्शन में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इन द मनी ऑप्शन, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है और ये ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। समझो निफ्टी 24,500 पे चल रही है और इसने 24,300 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया हुआ है ना, और मार्केट थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो इसका जो डेल्टा है वो बहुत रोबस्टली ग्रो होगा, और जो ऑप्शन प्रीमियम है, समझो 100 रुपए पे खरीदा है तो वो फटक से 200 या 300 रुपए भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। तो इसलिए मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। कैपिटल नहीं है, नो इशू, फ्रंट पेज ऐप पे जाओ, 10 लाख का कैपिटल लोग वर्चुअल मनी देते हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेड करो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ आएगी। चार्ट एनालिसिस करना सीखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, और अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम उस पर डिटेल वीडियो भी ले आएंगे। कमेंट सेक्शन में टेक्निकल लिख दो, अगर एक 15-16 कमेंट्स आते हैं तो मैं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आपको ये जो सीरीज है वो शुरू कर दूंगा। सो 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या था, इन द मनी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 क्या है, क्लाइंट्स पोजीशन कैन नॉट बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर while calculating initial margin on the derivative segment। तो ये क्या रहेगा, इसको वो वाले कंसेप्ट से रिलेट मत करो। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और ट्रेडिंग मेंबर का हिसाब अलग है, लेकिन क्लाइंट्स का हिसाब आपस में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। समझो आप और आपके दोस्त ने ट्रेड किया, अब आपको कोई इनिशियल मार्जिन में आप अगर डिफॉल्ट करते हो तो वो मार्जिन आपके दोस्त से चार्ज नहीं की जाएगी, आपसे ही चार्ज की जाएगी। इसलिए आप समझो आपके दोस्त ने कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है और आपने नहीं किया, तो दोनों का आपस में सेटल ऑफ नहीं हो सकता। तो ये एक्सचेंज हर एक का इंडिविजुअली सेट ऑफ करता है। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो ट्रेडर ए का, ट्रेडर बी का, ऐसे जितने भी ट्रेडर है वो सबका इंडिविजुअली मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को सेटल करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्लाइंट्स पोजीशन कैन नॉट बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। तो यस, ये राइट है, दे कैन नॉट बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर एंड द राइट आंसर इज ट्रू। अगर ये बोला होता ना क्लाइंट पोजीशन कैन बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, तो इसका आंसर होता फॉल्स, बट क्लाइंट पोजीशन कैन नॉट बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, इसलिए इसका आंसर है ट्रू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू। और बढ़ते हैं इस सीरीज के, इस मॉक टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वैल्यू एट रिस्क प्रोवाइड्स द डैश। सो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इलिक्विड स्टॉक्स, ये हमने कल भी क्वेश्चन कवर किया था आई गेस। एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस विच कैन बी इनकर्ड बाय अ पोर्टफोलियो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल, या फिर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विच आर वेरी रिस्की, या फिर वैल्यू ऑफ स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स। सो वैल्यू एट रिस्क क्या प्रोवाइड करता है कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें एक टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना लॉस हो सकता है और कितने कॉन्फिडेंस लेवल पे हो सकता है। अब ये वैल्यू एट रिस्क जो वैर का कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा ब्रॉड लेवल में बहुत ही बड़ा है, तो इसको आप अपने लेवल पे रिसर्च कर लेना। लेकिन इतना मोटा मोटी याद रखो कि वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है कि वैल्यू एट रिस्क डिफाइंस दैट हाउ मच योर पोर्टफोलियो इज रिस्की एंड इट इज एक्सपोज टू रिस्क गिवन अ
डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका जो पोर्टफोलियो कितना लॉस ले सकता है. So that is understood to you with the help of VAR, that is value at risk. So the right answer to this question is option B. And with this we have completed mock test 2. mock test 2 के 25 क्वेश्चंस हो गए और अब तक हमने mock test 1 और mock test 2 मिला के टोटल 50 क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है, यानी वी आर ऑन द हाफ वे स्टेज. अभी भी 50 क्वेश्चंस बाकी है क्योंकि mock test 3, mock test 4 ये अब अगले दिनों में आ जाएगा. ये सीरीज में ये क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सीरीज के रिगार्डिंग डाउट है तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आई विल आंसर यू. बाकी अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, ये क्वेश्चंस बहुत ढूंढ के लाने पड़ते हैं, इसका राइट आंसर को वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो वो सब अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक द वीडियोस, शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम पीपल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड फॉर वैल्यूएबल कंटेंट. बाकी ऐसे पढ़ते रहो, अच्छे से आराम से एग्जाम लिखना, पास हो जाओगे. दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ.